चलिए, जय हिंद। डायरेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। अब हम लोग जीएस का एमसीक्यू सेट नंबर 17 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको जितने भी एग्जाम्स है जिसमें जीएस पूछता है वो वो आपको फायदा देगा। ठीक है, जैसे अभी बीपीएससी का एग्जाम आएगा या यूपीपीसीएस का एग्जाम आएगा या इवन यूपीएससी में, क्योंकि हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो यूपीएससी लेवल तक आपको फायदा देगा। ठीक है, वन डे एग्जाम में चाहे आपको बीआरएसआई का हो, बीआरएससी जो सीजे लेवल का आने वाला है या इंटर लेवल का आने वाला है, वो सब एग्जाम हो तो उसमें आपको सब जगह ये फायदा देगा। ठीक है, थोड़ा सा हल्का हल्का डेप्थ में चलेंगे और आधे घंटे तक में इसको कंक्लूड करेंगे। चलिए, पहला सवाल क्या है देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं क्या बोल रहा है ये कि भाग 12 जो है वित्त संपत्ति संविदाय और वाद। ठीक है, भाग 9 पंचायत के लिए है। ठीक है, चलिए भाग 14 जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में। भाग 13 में भारत का महान्यायवादी है, नहीं भारत का महान्यायवादी ना, ये आपको भाग 5 में आर्टिकल 76 में। ठीक है, भाग 5 के आर्टिकल 76 में। और ये 13 में तब क्या है, तो राज्य के अंदर जो आपको व्यापार होता है ना उसके बारे में ये आपको भाग 13 में दिया हुआ है, जो कि जनरली नहीं पूछता है। पूछता क्या है, ये पूछ देगा आपको भाग 9 का पंचायत पूछता है, वेरी गुड। और ये आपको आर्टिकल 76 यानी आपको भाग 5 पूछता है। ठीक है, जिसमें आपको महान्यायवादी के बारे में जानकारी दिया गया। ठीक है, वैसे महान्याय, जैसे ये जो है महान्यायवादी के बारे में यदि हम लोग जाने तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बात किया गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। इसके बारे में पहला जो है, इसको नियुक्त कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। दूसरा, इसका टेन्यूर यानी इसका अवधि कितना होता है, तो ये प्रेसिडेंट के ही प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी प्रेसिडेंट के प्लेजर पे रहता है, प्रसाद पे रहता है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक इसको रखेगा। ठीक है, तीसरा, इसके पास कुछ पावर भी है कि हाँ ये दोनों सदन जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन में बैठ सकता है, किसी भी समिति में बैठ सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं, ये उसके पावर है। चौथा क्या है, ये जो है आपको अटॉर्नी जनरल जो है यानी आपको महान्यायवादी जो है, ये आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी भी कोर्ट में आपको भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, ये आपको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद, अच्छा इसका ये क्या है, इसका यदि हम लोग क्वालिफिकेशन बोले, किसी को भी अटॉर्नी जनरल बनाने का क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का जो आपको क्वालिफिकेशन है वही आपको अटॉर्नी जनरल का। ठीक है, अच्छा उसके बाद अटॉर्नी जनरल कब तक आता है, एक तो यहाँ यदि आप बोले, यदि आपको सरकार यदि गिर जाती है, मान लो सरकार गिर गई, तो इसके साथ ये अपने आप ये भी चला जाएगा, अटॉर्नी जनरल भी गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट किसके कहने पर अपॉइंट करता है, सरकार के कहने पर अपॉइंट करता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर ही ये आपको ये प्रेसिडेंट काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या इसको और अच्छा से कहें तो कैबिनेट। ठीक है, चलिए महान्यायवादी को देख लिया हम लोग। ठीक है, ये तो आपको पता है, भाग 9 का पंचायत 73rd, देखिए ये देख लो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। ठीक है, ये पहला तो सवाल यही पूछता है। अच्छा, पंचायती राज स्टेटस का पहली बार जो आया था ना, ये तो पहला हो गया ना। चलिए दूसरा, पंचायती राज के बारे में देखें तो सबसे पहले जो इसको लाया गया था किसके रिकमेंडेशन पे, तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ये सब 1956-57 के टाइम पे हुआ था। ये आपको 3 टियर स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, 3 टियर स्ट्रक्चर। ठीक है, बलवंत राय मेहता ये जो है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अशोक मेहता समिति, इस सबको याद होना चाहिए। अशोक ऐसे पूछ दे कौन सा इसमें अपना ये नहीं है, क्या बोलते हैं, कौन सी समिति पंचायती राज से नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अशोक मेहता याद रखना है, क्या कहते हैं, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, फिर एल एम सिंघवी समिति है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके का ये 3 टायर स्ट्रक्चर। इसी तरह से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये आपको किस चीज के लिए आया था, तो म्यूनसिपैलिटी के लिए आया था। किस चीज के लिए आया था, म्यूनसिपैलिटी के लिए आया था। चलिए अब कहीं पंचायत को देखेंगे तब बताएंगे आगे। मासिन राम अवस्थित है, मासिन राम कहाँ अवस्थित है, तो ये खासी की पहाड़ियों में। खासी की पहाड़ी वैसे कहाँ पे है, तो गारो खासी ये जो है मेघालय में है, मेघालय में है गारो खासी। ठीक है, चलिए मासिन राम, मतलब यहाँ पे सबसे मासिन राम फेमस इसलिए भी है ना कि मासिन राम जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूरे दुनिया में,
चेरा पूंजी का नाम सुने होंगे ना, चेरा पूंजी में ही मासिनराम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में होती है, ठीक है। क्योंकि 3 तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ ना, तो यहाँ के मतलब जो आपको ये क्लाउड होता है, यहाँ पे अगर रुक जाता है, यहीं पे बारिश हो जाता है, क्योंकि 3 तरह से बंद है। कृषि में शून्य जुताई के बारे में क्या सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं है के बारे में पूछा, देख रहे, शून्य जुताई, इसको जीरो टिलेज भी बोलते हैं, जीरो टिलेज, ठीक है। क्या बोल रहा है? मृदा में कार्बन प्रतिकरण संभव है, ठीक है, सही है, मृदा में कार्बन प्रतिकरण संभव है, ठीक है। उसके बाद पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना अगली फसल की बुआई संभव है। हाँ, पिछली फसल को नहीं, उसका अवशेष होता है ना, नहीं जलाया जाता है, और उसी से मतलब उसी से आपको अगली फसल किया जाता है। इसीलिए उर्वरक जो होता है ना, ये उर्वरक का ही काम करता है। जो पिछला फसल है ना, ये पिछला फसल जो है, यही उर्वरक बन जाता है, और इसीलिए ये गलत है, क्योंकि उर्वरक के उपभोग में वृद्धि नहीं होगा, उर्वरक के उपभोग में कमी होगी, क्योंकि पिछला फसल ही आपका उर्वरक बन जाएगा, ठीक है। धान की नर्सरी बनाए बिना सीधे बुआई किया जाता है। हाँ, ठीक है, धान की नर्सरी बनाए बिना ही उसमें वो सीधा बुआई होता है, ठीक है। चलिए, तो शून्य जुताई के बारे में क्या सही नहीं था? तो उर्वरक की उपभोग में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होता है। चलिए, अब आगे सवाल देखते हैं हम लोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता कौन है? अच्छा, कौन उपभोक्ता है पूछ रहा है, उपभोक्ता कौन है? देखिए, उपभोक्ता वो होता है ना, जो कि आपको सामान जो है ना, लेने के बाद उसको बेचने के लिए नहीं ले रहा है, बेचने के लिए नहीं ले रहा है, याद रखना, उपभोक्ता वो है। अब जैसे देखिए, जैसे इसको देखते हैं कि अपनी दुकान से बेचने के लिए सामग्री खरीदने वाला व्यक्ति, तो दुकान से जब बेचना है तो उसको फिर वो आपको उपभोक्ता नहीं है, ठीक है। अपनी टैक्सी सेवा में चलाने के लिए, अपनी टैक्सी सेवा चलाने के लिए, ठीक है, टैक्सी के रूप में उपयोग करने का आशय से कार खरीदने वाला व्यक्ति, कार खरीदना क्या? टैक्सी सेवा चलाने के लिए नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उपयोग करना है इसको, ठीक है, मतलब इसको बेचना या कोई काम करवाना है। निःशुल्क चिकित्सीय सेवा लेने वाला व्यक्ति, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निःशुल्क चिकित्सीय सेवा ले रहा, ये भी नहीं होगा। दर्जी को सिलाई करने हेतु पैंट देने वाला व्यक्ति। अब देखिए, अच्छा यहाँ क्यों नहीं निःशुल्क? निःशुल्क तो होगा ही नहीं, क्योंकि फिर आपको उपभोक्ता इसमें नहीं आएगा, ठीक है। निःशुल्क आप तो केस कर सकते हैं। चलिए, दर्जी को सिलाई करने हेतु पैंट देने वाला, देखिए दर्जी को सिलाई करवा रहा है, हमने पैंट दिया दर्जी को, ठीक है, तो ये तो हम उपभोक्ता हो गए ना, हमको यदि खराब पैंट बस सिला के देगा तो हम कुछ कर बोल सकते हैं उसको, तो दर्जी के सिलाई कराने हेतु पैंट देने वाला व्यक्ति, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, अब आगे सवाल देखते हैं। भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था क्या कहते हैं? हिंदू समाज में सामाजिक जीवन का जो आश्रम व्यवस्था है ना, उसको हम लोग वर्णाश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक, ये क्या कहते हैं? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम, देखिए वर्णाश्रम हम लोग देखे हैं ना, 4 वर्णाश्रम होता है, 4 वर्णाश्रम होता है, वर्णाश्रम होता है, ठीक है। कौन कौन होता है? ब्रह्मचर्य पहला, गृहस्थ दूसरा, वानप्रस्थ तीसरा, और संन्यास चौथा, ठीक है। ब्रह्मचर्य पढ़ाई होता है, गृहस्थ में देखिए, इस हमारे सनातन धर्म में 100 साल को एक इंसान की आयु माना जाता है। 100 साल कितना माना गया? 100 साल। तो 25 के हिसाब से बांट दिया गया, ठीक है। तो 25 ब्रह्मचर्य हो गया, 25 गृहस्थ हो गया, 25 गृहस्थ हो गया, 25 वानप्रस्थ हो गया, 25 वानप्रस्थ हो गया, 25 संन्यास हो गया, ठीक है। तो ये चीज बोल रहा है। अब इसमें क्या है, क्या क्या होता है ये देखिए, इसमें क्या बोलता है? 25 ब्रह्मचर्य में क्या बोलता है कि आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है, ब्रह्मचारी करके पढ़ाई लिखाई करने के बाद बोल रहा है। गृहस्थ है 25 साल कि आप घर मतलब शादी वादी कीजिए और गृहस्थ आश्रम का ये कीजिए। वानप्रस्थ क्या बोलता है कि आप जो भी ज्ञान अर्जित करने के लिए आप घर का त्याग कीजिए और आप जंगल में चले जाइए कुछ करने के लिए, मतलब घर का त्याग करके कुछ कीजिए आप। फिर संन्यास में क्या होता है? आप वहां से वापस आइए और जो भी आपने समझा है ना इन 25 सालों में, यहाँ पे आपको समझाना है बाकी दुनिया को। संन्यास आश्रम, दुनिया सन्यासी के बारे में बात कर रहा है। तो ये 4 आश्रम हो गया। यदि हम पूछे, ये तो पहला सवाल हो गया, एक दूसरा सवाल पूछिए यदि हम कि ये जो आश्रम है ये कहीं दिया हुआ है क्या? हाँ, दिया हुआ, उपनिषदों में दिया हुआ है, उपनिषदों में। और यदि और बढ़िया तरीके से बोला जाएगा तो जबालोपनिषद, जबालोपनिषद जो है वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। और कहाँ दिया हुआ है? महाभारत में भी दिया हुआ है, वेद व्यास ने जो महाभारत लिखा था उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, वैसे गृहस्थ आश्रम जो है ना, इसको सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम या सबसे श्रेष्ठ आश्रम इसी को बोलते हैं, गृहस्थ आश्रम को, ठीक है। चलिए, महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का कारण क्या है? तो काम है। संसार में दुख, काम का मतलब यहाँ क्या हो रहा है? मोह माया समझ लीजिए, मोह माया लोभ, समझे। उसके बाद लोभ
लालसा, इच्छा, ये सब जो चीज है ना उसी के बारे में बोल रहा। काम का मतलब यहाँ पे ये है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का कारण क्या है? काम है। और इसी काम को हटाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया, अष्टांगिक मार्ग बताया गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने बताया था। चलिए उसका अच्छा ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग लाने से ना आपको क्या होगा? ये तो आपको दुख हट जाएगा। पहला चीज, निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्वाण मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति को ही निर्वाण बोलते हैं। अच्छा, महापरिनिर्वाण किनका हुआ था? तो पूछा गया था महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का हुआ था। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अब कभी बुद्ध पढ़ेंगे ना, बुद्धिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, कभी आता है तो वो टॉपिक को पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अच्छा, कौन सी जोड़ी सुमेलित है? धर्मट का युद्ध सुमेलित है, औरंगजेब और दादर के बीच में हुआ था धर्मट का युद्ध। ठीक है, और उसके बाद ये खानवा का युद्ध अकबर और राणा प्रताप नहीं, ये बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, 1527 में। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध शेर शाह हुमायूं नहीं, नहीं, नहीं। हल्दी घाटी युद्ध तो अकबर और ये महाराणा प्रताप के बारे में था। अकबर और, अच्छा ये दिया ही हुआ, देखिए हल्दी घाटी युद्ध को ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, धर्मट का युद्ध ये औरंगजेब और दारा शाही। ये सामूगढ़ का युद्ध जो है औरंगजेब और शुजानी, ये भी औरंगजेब और दारा के 1558 सॉरी 1658 में हुआ था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध भी और धर्मट का युद्ध भी औरंगजेब और दारा के बीच में हुआ था। और ये दोनों युद्ध में ना ये दारा जो था हार गया था। ठीक है, दारा शिकोह हार गया था। ठीक है, चलिए ब्रिक्स संगठन में कितने नए देशों को, नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी गई? तो 6 नए देश शामिल किया गया। कितने देश? 6 नए देश। ब्रिक्स जो है ना, इसका 2006 में गठन होता है। ब्रिक्स का पहला जो सम्मेलन होता है रशिया में होता है। पहला सम्मेलन कहाँ होता है? रशिया में होता है। 5 देश हैं इसमें, पहले तो 4 ही था, आखिरी में साउथ अफ्रीका जुड़ा था। ठीक है, चलिए और इसमें क्या है? ब्रिक्स हो गया। अच्छा, इसका इसी का ही 2014 में आपको एक बैंक स्थापित हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये ब्रिक्स का ही बैंक है। ठीक है, अभी टोटल कितने हो गए? अभी 11 हो गए, पहले 5 थे, अभी 6 हो गए। ठीक है, 11 हो गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जारी करती है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स ना कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो ना होलसेल प्राइस, देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, पहले तो ये वीकली जारी होता था पहले, अब इसको मंथली जारी करने लगा है। मंथली जारी होने लगा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर, इधर नहीं आते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मतलब होलसेल का प्राइस बताते हैं मेनली। क्या खुद थोक जो होता है ना, थोक का कितना प्राइस होता है, उसका परिवर्तन क्या होता है, मेनली परिवर्तन बताता है। ठीक है, ये समझिए। इसका बेस ईयर यदि हम लोग बोले तो पहले तो 2004-5 था, 2004-5 था इसका बेस ईयर। ठीक है, लेकिन सौमित्र चौधरी इनकी अध्यक्षता में एक समिति बैठती है और इसका बेस ईयर को चेंज करके 2011 कर दिया जाता है, 11-12 कर दिया जाता है, याद रहेगा। सौमित्रा चौधरी के अध्यक्षता में एक समिति बैठती है जिन्होंने 2004-5 का बेस ईयर बदल 2011-12 कर दिया। तो क्या सिर्फ होलसेल WPI का क्या? नहीं, इसके साथ साथ GDP का भी कर दिया, IIP का भी कर दिया, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इसका भी कर दिया। ये क्या करता है वैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? और वैसे इसको देखिए तो लंबा खींच रहा है। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये चलिए दोनों देख लेते हो। तो ये कहाँ चले गए हम लोग? हाँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इसको पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स को पहली बार कब इसको लाया गया था? तो ये जो लाया गया था ना, अरे क्या, हाँ, ये जो लाया गया था 1942 में लाया गया था। 1942 में होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार आया। बेस ईयर क्या था उस टाइम पे? ये भी पूछ सकता है। 1939 बेस ईयर था। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। IIP क्या? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या करता है? जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं ना उसका कॉम्पेरेटिव स्टडी करता है। कॉम्पेरेटिव स्टडी करता है। ठीक है, देखो क्रक्स मतलब क्रक्स में समझे, लेमन शब्दों में समझे। ठीक है, लेमन शब्दों में समझे तो ये कॉम्पेरेटिव स्टडी करता है। ठीक है, और इसी कारण नीति का निर्माण होता है। जितना भी इंडस्ट्रीज का कैसे उसको क्या प्रोग्रेस करना है, नीति निर्माण क्या करना है, ये IIP को देख कर ही किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। GDP तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग को पता है। एक साल में जितने भी वस्तु यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी बनता है ना प्रोडक्ट, मतलब आपको बनता है एक साल में, उसका जो जितना वैल्यू होता है
उसी को हम लोग इंक्लूड करते हैं जीडीपी में। इसमें आपको नेशनल यानी देश के लोग और जो आपको जो देश के मतलब सिटीजन प्लस जो बाहर के लोग हैं सब आउटसाइडर दोनों इंक्लूड रहेंगे, यानी कि देश के अंदर जितना ही प्रोडक्शन होगा वो चाहे वो सिटीजन करे चाहे वो आउटसाइडर करे, ठीक है। तो जीडीपी में ये होता है। चलिए अब आते हैं अगला सवाल पे। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता के संदर्भ में जिलों में कौन सा अवरोही क्रम सही? जिलों में, अच्छा अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में बताना है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता तो रोहतास में है, फिर पटना में, फिर भोजपुर में, ठीक है। साक्षरता में रोहतास, पटना, भोजपुर। अच्छा यदि हम पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता ना, सर्वाधिक यदि हम पूछे सर्वाधिक जनसंख्या पूछेंगे, जनसंख्या पूछे तो क्या होगा? पटना हो जाएगा। अच्छा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि पूछ दे तो ये मधेपुरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ दे तो, यदि घनत्व पूछ दे तो घनत्व शिवहर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद वैसे वैसे जनसंख्या घनत्व हम लोग कितना था? 1181 याद रहना चाहिए, 1181 हम लोग का बिहार का है, ठीक है। अच्छा उसके बाद सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या यदि पूछा जाए तो एसटी की जनसंख्या कहाँ हो? तो गया में हो जाएगा। अच्छा एसटी की जनसंख्या कहाँ हो जाएगा? आपको पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, अच्छा उसके बाद और क्या पूछ सकते हैं? लिंगानुपात हम लोग देख लें तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा तो हम लोगों ने देखा कि कहाँ पे होगा? गोपालगंज में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना काफी है। अच्छा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आमिर, अच्छा क्या तीनों कथन है? कथन का कूट द्वारा कथनों का चयन करना है, सही है गलत है? अच्छा सही कथन, ठीक है, सही कथन का इसमें चयन करना है। तो तीनों कथन सही है, देख लेते हैं। आमेर, अच्छा जयसिंह के बारे में बता रहा। आमेर के सवई जयसिंह ने जाटों से जीते गए इलाकों में जयपुर शहर की स्थापना की। हाँ ठीक है, वहां पे उस एरिया में पहले देखो जहां पे जयपुर का एरिया ना, वहां पे जाट लोग रहते थे, ठीक है। तब जाटों से ना जयसिंह ने जीता था और वहीं पे जयपुर का स्थापना किया था। चलो ठीक है, एक महान विज्ञान प्रेमी थे, चलिए ये भी सही है, दिल्ली, जयपुर, मथुरा एवं काशी में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षण शालाएं बनाई थी, ठीक है। पर्यवेक्षण शालाएं बनाई थी, दिल्ली में बनाया था, जयपुर में बनाया था, देखेंगे हम लोग, देखते भी है दिल्ली, जयपुर, मथुरा, काशी, एक उज्जैन भी बनाया, ठीक है। वैसे इनका जयसिंह का टाइम पीरियड क्या है, कब राज किए थे इन्होंने? 1696 से 1743 तक था शायद इनका, ठीक है, 1696 से, ठीक है। चलिए तो इस टाइम पीरियड में इन्होंने बनाया था। ये कौन? दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, काशी में, और आपको एक उज्जैन में बनाया था, ठीक है। चलिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले पहले भारतीय मानवेंद्र नाथ राय थे, ठीक है। कब थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना? वैसे कब होता है? 1925 में होता है, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी का होता है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का होता है 1925 में। हाँ क्योंकि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तो उधर होता है, रशिया में होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, सूची 1 सूची 2 दोनों को मिलान करना है, ठीक है। नवरूप क्या है? अच्छा नहीं ये नहीं, सॉरी। हरित गुलबंद योजना, अच्छा ग्रीन मफलर, इसको बोलते हैं ग्रीन मफलर, ठीक है। ग्रीन मफलर योजना जो है किस प्रकार के प्रदूषण को रोकथाम के लिए लागू किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण। अब ये होता क्या है, जैसे कि इसको हम लोग देखें, जैसे मान लेते हैं ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, इसके बगल सड़क जा रहा है, ठीक है। अब ये सड़कों के इधर ना आपको पेड़ लगाएगा, यहाँ पेड़ लगाएगा, इंडस्ट्रीज इसके चारों तरफ पेड़ लगाएगा, एक कतार नहीं, 2 3 4 4 कतार लगाएगा इधर, ठीक है। क्योंकि इधर अब इधर रेजिडेंशियल एरिया है, इधर रेजिडेंशियल एरिया, इधर रेजिडेंशियल एरिया, अब इधर इंडस्ट्रियल एरिया। तो अब क्या करेगा ना, यहां से आवाज इधर ना जाने पाए, ये आपको पेड़ जो है ना एब्जॉर्ब कर ले, ये पेड़ एब्जॉर्ब कर ले, यहाँ तक आवाज उतना नहीं जाने पाए, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण नहीं जाना पाए, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन मफलर योजना। तो ये जरूरी नहीं कि इंडस्ट्रियल एरिया में, ये हर जगह पे भी जैसे जैसे ये है जा रहा है, रोड है, रोड के साइड में भी लगा दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। जरूरी नहीं इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्री में ज्यादा फायदा देता है, इसीलिए पूछ रहे ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। वैसे प्रदूषण ध्वनि जो है, यदि हम लोग पूछे कि 80 डेसिबल से ऊपर रहेगा तो ध्वनि प्रदूषण रहेगा, ठीक है। और रेसिडेंशियल एरिया में पहुंच गया तो रेसिडेंशियल एरिया में तो भाई 55 डेसिबल से ऊपर है तो ध्वनि प्रदूषण दिन में, और 45 डेसिबल से ऊपर हो जाए तो ध्वनि प्रदूषण रात में, ये भी याद रखना।
ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? अच्छा, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत क्या बोल रहा है? संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, ठीक है। नए राज्यों का गठन ये कर सकता है, अनुच्छेद 3 में है। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन भी कर सकते हैं, राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकते। ये तो अनुच्छेद 2 में आएगा। नए राज्यों का प्रवेश जो है ना, अनुच्छेद 2 में आएगा। देखिए क्या होता है, देखिए 2 और 3 ये दो अलग अलग अनुच्छेद जो है ना, ये बड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए समझिए, बहुत ही बेहतर तरीके से होते हैं। ठीक, देखिए क्या है, मान लेते हैं हम लोग का देश आजाद होता है, अब उसमें 550 से ज्यादा रियासत था, ये अब देश आजाद है, ठीक है। एक मिनट यहाँ आते हैं, देखिए ये देश आजाद हुआ, ठीक है। अब ये देश आजाद है, अब इसमें 550 रियासत है। अब इन रियासतों को हमको मिलाना है, सॉरी राज्य बनाना है, ये राज्य बनाना है, ठीक है, तोड़ तोड़ के राज्य बनाना है रियासत को मिला के। तो किस आर्टिकल से? अनुच्छेद 2 से। समझ में आ गया? या बाहर का कोई देश है, मतलब एक तो ये हो गया कि राज्य बनाना है, तो आपको हो गया अनुच्छेद 2 से। दूसरा, यदि बाहर का कोई देश है, उसको हम लोग हड़प लिए या लड़ के जीत लिए, या पाकिस्तान को जीत लिए, तो इसका भी राज्य होगा, तो इसमें इसको मिलाना होगा। तो कैसे करेंगे? अनुच्छेद 2 से। समझ में आ गया? एक तो बाहर का राज्य, एक अंदर ही हमको राज्य बनाना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमने पहले त्रिपुरा एक यूटी था, ठीक है, इसको राज्य बनाए, तो किस आर्टिकल तहत बनाएंगे? 2 के तहत बनाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, यानी पहले जितने भी ये थे रियासत थे, उसको आर्टिकल 2 के तहत बनाएंगे। चलिए, अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? अब जो अभी 28 राज्य है, अब 28 राज्य में से हमको एक राज्य को छोटा बड़ा करना है, घटाना है, बढ़ाना है, इसमें से बगल राज्य को तोड़ के, जैसे बिहार को झारखंड बनाना, झारखंड से तोड़ के, तो वो सब जो करना है या नाम बदलना है, वो आर्टिकल 3 के तहत। यानी बना हुआ राज्य में कुछ जोड़ घटाव करना है तो या नाम बदलना है तो आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन नया राज्य बनाना है इधर से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमको कल चाहते हैं अंडमान निकोबार को हम राज्य बना दें, तो किस आर्टिकल तहत? आर्टिकल 2 के तहत बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो यही चीज बोल रहा है। अच्छा, एक चीज और, यदि हमको आर्टिकल 3 के तहत जब कोई भी संशोधन होता है ना, आर्टिकल 3 के तहत, जैसे हम लोग जैसे बिहार को झारखंड से अलग करना है, या पश्चिम बंगाल का नाम बदलना है, पश्चिम बंगाल का नाम जो है ना, या उड़ीसा है, उड़ीसा का नाम बदलना है, अभी बदला था ना, उड़ीसा को उड़ीसा किया था। तो ये किस आर्टिकल 3 के तहत? आर्टिकल 3 के तहत क्या है? पहला तो ये जो नाम बदलना या सीमा का ऊपर नीचे करना, ये पहले राष्ट्रपति की सिफारिश पे होगा। पहला प्रोसीजर समझ लीजिए, राष्ट्रपति की सिफारिश होगा, सिफारिश पे ये आएगा संसद में। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इसको विधानसभा में भेजेगा, जिस विधानसभा मतलब जिस राज्य को तोड़ मोड़ रहे उस वहां पे भेजेगा। उसको एक टाइम पीरियड देगा कि उस टाइम पीरियड में आप उसको वापस कीजिए, हाँ या ना जो भी करके, ये वापस आएगा संसद के पास। अब संसद क्या करेगा? उसके जो भी विधानसभा का जो भी बोला गया है, चाहे वो अमेंडमेंट करके बोले या आज चुपचाप हाँ कर दे, कुछ भी बोले, वो उसको मानने से के लिए बाध्य नहीं है। यानी ये मानेगा नहीं मानेगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करेगा, ठीक है। यदि बोला कि आपका नाम हम चेंज कर, राष्ट्रपति बोला आपका नाम चेंज करना, बिहार बोला नहीं मेरा नाम नहीं चेंज होगा, संसद तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं हम तुम्हारा नाम चेंज करेंगे। समझ में आ रहा? तो ये संसद अब उस पर काम करेगा, और ये जो काम करेगा ना, ये सिंपल मेजोरिटी पे करेगा। कौन सी मेजोरिटी से करेगा? सिंपल मेजोरिटी से करेगा। समझ में आ गया? तो ये प्रोसीजर है आपको क्या बोलते हैं, आर्टिकल 3 का, ठीक है। आर्टिकल 3 में ये प्रोसीजर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या, अनुच्छेद 3 के तहत कौन संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? कौन संभव? राज्य का गठन संभव है, हम लोग देखें अनुच्छेद 3 के तहत है। राज्य के क्षेत्र का परिवर्तन भी संभव है, राज्य को सीमा का परिवर्तन भी संभव है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश जो है वो नहीं है, वो आर्टिकल 2 के तहत। चलिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो RS 327 भी है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलो, रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र कर्नाटक में नहीं, ये महाराष्ट्र में है। रत्नागिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। केरल भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ? केरल सबसे बड़ा उत्पादक है प्राकृतिक रबर का, और इंडिया जो है 4th नंबर पे आता है प्राकृतिक रबर का मतलब कि उत्पादक में, ठीक है। नेवेली तमिलनाडु का एक प्रमुख तापीय शक्ति उत्पादन क्षेत्र, हाँ नेवेली जो है तमिलनाडु में है और एक तापीय शक्ति उत्पादन क्षेत्र है। असम भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है, ठीक है, असम जो है सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए, डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति का
मुख्य उद्देश्य क्या था डलहौजी जो था, देखिए डलहौजी 1848 से 56 तक में जो डलहौजी आपको अधिग्रहण की नीति लगाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना, ठीक है। मतलब देखिए क्या होता है, भारत जो है ना, देखिए ये अपना भारत हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, ठीक है। अब भारत यहां से रॉ मटेरियल भेजेगा और यहां से इसका निर्यात होगा यहाँ पर आके सामान का, समझ रहे, यहां से रॉ मटेरियल गया और यहां से ये अपना काम करके ये अपना निर्यात करेगा, परफेक्ट मतलब अपना फिनिश्ड गुड्स का यहाँ पर आपको निर्यात करेगा। तो इसका निर्यात बढ़ाना, ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना इसका मेन टारगेट है। अब चाहे वो भारत से मतलब निर्यात करे या कहीं और से निर्यात, कहीं से और से ये लेकर करे, लेकिन मेन क्या है, इसको ब्रिटेन का निर्यात बढ़ना चाहिए। तो ब्रिटेन का निर्यात बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ब्रिटेन का निर्यात बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया गया था, ठीक है। और इसी के कारण ना आप समझिए एक चीज, कभी गौर किए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया ही क्यों गया, क्योंकि उन 1848 तक में ये डलहौजी को समझ में आ गया था कि अब जो पुराना नीति है ना कि हम लोग जैसे कि राज्यों के साथ मिलकर काम करें, तो मिलकर काम करने से ना ब्रिटेन को घाटा हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो लोग अपना शासन सही ढंग से चला नहीं पा रहे, कौन, जो राजा राजवाड़े से अपना शासन सही ढंग से समाज चला नहीं पा रहे, जिसके कारण ट्रेड का, देखिए यहाँ समझिए, शासन नहीं चलाने के कारण ना पहले तो ट्रेड में दिक्कत हो रहा था लोगों को, पहला ट्रेड में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो ये जो ट्रेड में दिक्कत हो रहा था, फिर दूसरा क्या कि इन्होंने अपना जो ये था, आपको क्या बोलते हैं, जो रॉ मटेरियल था, जो रॉ मटेरियल था, इसको आपको लाने में, ले जाने में वो दिक्कत हो रहा था। क्यों, क्योंकि ये लोग का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है। ये बात देखते हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है ये अंग्रेज लोग, ट्रेन बनाता है, पोस्ट ऑफिस बनाता है, ये सब बनाता है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो ये सब चीजों के कारण ना वहां पर क्या हो रहा था, राज्यों को प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब राज्यों में दिक्कत हो रहा था। तो अब ये लोग क्या बोला, अंग्रेज क्या बोलता है कि अब उससे मतलब नहीं है कि आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं, हमको आपका स्टेट चाहिए, समझे। अब वो चाहे वो किसी भी नीति से हो, अब आपको दोस्ती यारी नहीं, चुपचाप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ये लोग अपना, मतलब अंग्रेज ने थे अपना स्टेट ले लिया, मतलब पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। कांग्रेस पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था, कांग्रेस वैसे कब स्थापित हुआ था, 1885 में, ठीक है, 1885 में। तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण था इंडियन एसोसिएशन, ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है। इन्होंने 1876 में ये किया था, इंडियन एसोसिएशन किया था 1876 में, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक है। चलिए पुनः सार्वजनिक सभा तो उसने किया जस्टिस जस्टिस राणा डे, ये किया था 1870 में, ठीक है। ये अयंगर साहब ने इनको किया था मद्रास महाजन सभा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगला सवाल पे, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जैसे ही आएगा 1861 मारना है लोग को। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही ना ऑर्डिनेंस का पावर दिया गया था, ऑर्डिनेंस पावर, और ये ऑर्डिनेंस पावर 6 मंथ के लिए था, गवर्नर जनरल को कितने महीने के लिए था, 6 मंथ के वो एक्टिव रहता था ऑर्डिनेंस, ठीक है। अच्छा 1861 में ना एक और चीज हुआ था, कैबिनेट प्रणाली, पूछता है कभी कभी कैबिनेट प्रणाली कब शुरू किया गया था, 1861 में शुरू किया गया कैबिनेट प्रणाली में, ठीक है। विधि वेत्ता एक जोड़ा गया था इसमें, विधि वेत्ता, गवर्नर जनरल काउंसिल में विधि वेत्ता भी जोड़ा गया था 1861 काउंसिल में, ठीक है। 1892 में क्या किया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत किया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत किया गया था पहली बार कहां से, तो आपको 1892 में किया गया था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है। 1903 में सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचित मंडल, ये सब किया गया था, जो मेन चीज है वो सब चीजें, ठीक है। चलिए ये देख रहे थे सोवियत संघ में जो देखते हैं, सोवियत संघ में बनने वाले समाजवादी संगठनों के संदर्भ, अच्छा जो समाजवादी संगठन बने थे सोवियत संघ में, यूएसआर में, उसके बारे में बात कर रहा है। तो 1898 में कौन सा बनता है, तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये बनता है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1900 में कौन बनता है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, गलत लिखा है, रिवॉल्यूशन पार्टी, तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी जो है आपको 1900 में होता है, ठीक है। 1904 में क्या है, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स है, और कॉमिंटर्न जो है ये 1919 में होता है। चलिए ये अधिकारी है, ये उनका कार्य है, चलिए ठीक है। दीवाने तन क्या, जागीर
व वेतन को देखना दीवाने तन। जागीर और वेतन को देखने वाले क्या बोलते हैं? दीवाने तन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, मुस्तारफी किसको बोलते हैं? मुस्तारफी बोलते हैं राज्य के आय व्यय का निरीक्षण जो करता था उसको मुस्तारफी बोलते थे, राज्य का आय और व्यय का निरीक्षण। मुशरिफ किसको बोलते हैं? तो मुशरिफ बोलते हैं कार्यालय जो संभाला था उसको मुशरिफ बोलते हैं, मुशरिफ। और वक्यानवीस किसको बोलते हैं? वक्यानवीस बोलते हैं प्रमुख घटनाओं व फरमानों की सूचीबद्ध करना। ठीक है, सूचीबद्ध करना जितना भी प्रमुख घटना फरमान है उसको मुशरिफ, उसको वक्यानवीस बोलते हैं। ठीक है। जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, आदि, आदि नहीं है, आदि अरुणाचल प्रदेश में। आदि कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। थारू उत्तराखंड में भी है, थारू यूपी में भी है, थारू बिहार में भी है। ये सब जितना तराई रीजन है ना, तराई रीजन है, नेपाल और नेपाल के नीचे तराई रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थारू जनजाति मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे महिलाओं का ना, महिलाओं का ज्यादा इसमें मतलब ज्यादा श्रेष्ठ समझा जाता है, मतलब एक तरह के मात्र सत्तात्मक समझ लीजिए, श्रेष्ठ समझा जाता है थारू जनजाति में। ठीक है। आदि जनजाति देख लिया अरुणाचल प्रदेश में, इरुला केरल में हो गया। ठीक है, सहरिया हो गया राजस्थान में, सहरिया राजस्थान में हो गया। चलिए, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी? 445 किलोमीटर। गंगा नदी की वैसे गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो गंगोत्री से निकलती है, गढ़वाल, गढ़वाल श्रेणी से। ठीक है, गढ़वाल श्रेणी से या गढ़वाल इससे आपको उत्तराखंड से। ठीक है, एक तो यहाँ से निकले गंगा नदी। गंगा नदी ही आपको देखते हैं कि जो आपको ये बनाती है, जो बिहार का जो प्लेन बनाती है वो गंगा नदी ही बनाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गंगा नदी जो बिहार से निकल रही, बिहार से जाती है, तो ये 445 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा इसका लेंथ पटना में है, सेकंड में भागलपुर में है, सेकंड में भागलपुर में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए उतना टाफ काफी है। ठीक है, गंगा नदी तो बताना शुरू करा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कुछ। चलिए, अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों से आधे, क्योंकि आधे आधे घंटे में कंप्लीट भी करना है, इसीलिए ज्यादा डिटेल में भी तो नहीं जा सकते ना, समझ रहे? अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के सदस्यों एवं उनसे संबंधित विभागों का विलय कर। अच्छा, 1946 जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसके बारे में बात करने के लिए बोल रही है। देखिए, लियाकत अली का कौन सा है? तो वित्त थे, लियाकत अली। लेने वाला बात है, लेने वाला लियाकत है तो वित्त हो जाएगा। जॉन मथाई क्या? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग से याद करिए जॉन मथाई को। ठीक है। चुंद्रीगढ़ जो है वो क्या थे? वाणिज्य के थे, चुंद्रीगढ़ वाणिज्य से थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो विधि से थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि से थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? राष्ट्रीय पशु बोलेगा तो बाघ हो जाएगा, लेकिन यही राष्ट्रीय विरासत पशु बोलेगा ना, याद रखना, विरासत पशु तो हाथी हो जाएगा। पशु बाघ, विरासत पशु हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? इनमें तो खैर होंशु द्वीप है, इनमें होंशु द्वीप है, लेकिन ऐसे जनरली पूछेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। दूसरा न्यू गिनी हो जाएगा, न्यू गिनी। और तीसरा हो जाएगा आपको न्यू गिनी हो गया ना, पहला ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा न्यू गिनी हो गया, तीसरा हो गया आपको बोर्नियो हो जाएगा, बोर्नियो। चौथा मेडागास्कर हो जाएगा, कहाँ चला गया, मेडागास्कर हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा बैफिन आइलैंड हो जाएगा, कनाडा में है, बैफिन जो है ये कनाडा में है। ठीक है, ये 5 काफी है। ठीक है, मतलब टॉप 5 भी नहीं पूछता, जनरली टॉप 2 पूछता है, ग्रीनलैंड और आपको न्यू गिनी। ठीक है, ये 2 चीज पूछेगा, बहुत तो बोर्नियो जो जान दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कंक्लूड, मतलब इसको देखते रहिए रेगुलर, और जीएस का जितना भी हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस है ना, इसी हिसाब से हम लोग कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मतलब जो भी इन्वायरमेंट, जो भी सब्जेक्ट हो आपको जीएस का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस इसको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने जा सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।